हेलो दोस्तों, आर्या टेक्निकल क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, लास्ट वीडियो में अपन ने बीएच कर्व के बारे में अध्ययन किया था। बीएच कर्व क्या होता है और बीएच कर्व से रिलेटेड जितनी भी परिभाषाएं थी उन सब परिभाषाओं का अपन ने पिछले वीडियो में अध्ययन किया था। दोस्तों, आज अपन पढ़ने वाले हैं किसी भी चालक पदार्थ या फिर किसी भी कुंडली के अंदर अपन क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। उस पैदा होने वाले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अपन किस प्रकार ज्ञात करें। क्या चालक पदार्थ के अंदर पैदा होने वाले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अपन किस प्रकार से ज्ञात करें, उसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अपन सीधे धारावाही चालक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना। किसकी? सीधे धारावाही चालक में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कोई सीधा चालक तार है, बिल्कुल सीधा चालक तार है। उस चालक तार के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा उस चुंबकीय क्षेत्र की अपन दिशा किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो जो सीधे धारावाही चालक पदार्थ है उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए दो नियम है। जो प्रथम नियम है वो है दायां हस्त नियम। प्रथम नियम क्या है आपका? दायां हस्त नियम। तो देखो क्या है, मान लो ये कोई चालक तार है, ये बिल्कुल सीधा क्या है, एक चालक तार है। इस चालक तार के अंदर इस दिशा के अंदर क्या हो रही है, इसके अंदर धारा प्रवाहित हो रही है। इस चालक पदार्थ में इस दिशा में क्या हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है। लेफ्ट से राइट की तरफ इसके अंदर क्या हो रही है, धारा प्रवाहित होंगे। तो अपन ने देखा था जब किसी चालक पदार्थ के अंदर से क्या करते हैं, अपन धारा प्रवाहित करते हैं तो उस चालक तार के अंदर क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। क्या हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र। जैसे मान लो इस चालक तार के प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा, मतलब चुंबकीय बल रेखाएं क्या होगी, इसके अंदर निकलेगी। तो जो सीधा धारावाही चालक पदार्थ होता है ना, उस चालक पदार्थ के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है वो क्या होता है, संकेंद्रीय होता है। कौन सा चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है? संकेंद्रीय। कहने का मतलब इन चुंबकीय बल रेखाओं का, सभी चुंबकीय बल रेखाओं का केंद्र बिंदु क्या होगा, एक ही होगा। तो जब सीधे धारावाही चालक पदार्थ होती है, मान लो ये तार था, इसके अंदर धारा जा रही है नीचे से ऊपर की तरफ, तो इसके प्रत्येक बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा वो चुंबकीय क्षेत्र कौन सा होगा, संकेंद्रीय। कौन सा होगा? संकेंद्रीय। तो सीधे धारावाही चालक पदार्थ में क्या, सीधे धारावाही चालक में कौन सा चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, संकेंद्रीय। संकेंद्रीय चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है आपका, पैदा होता है। संकेंद्रीय का मतलब जिनका केंद्र बिंदु क्या होता है, एक होता है। तो सबसे पहली लाइन ये है, सीधे धारावाही चालक पदार्थ के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है वो क्या होता है, संकेंद्रीय होता है। क्या होता है? संकेंद्रीय। अब ये जो चुंबकीय बल रेखा है इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो रहा है, इसकी दिशा किस दिशा में होगी, ऐसे होगी या तो क्या होंगी, दक्षिणावर्त मतलब घड़ी की दिशा में, या फिर वामावर्त होगी। क्या होगी? सीधे धारावाही चालक पदार्थ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस प्रकार होगी? तो सीधे धारावाही चालक तार के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए अपन फ्लेमिंग के दाएं हस्त के नियम का क्या करते हैं, अपन उपयोग करते हैं। दाएं हस्त नियम क्या कहता है, जिस चालक तार के अंदर क्या हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है, उस चालक तार को दाएं हाथ में अपन को इस प्रकार पकड़ना है कि अपन का जो अंगूठा है वो किसकी दिशा में रहे, धारा की दिशा में। जिस दिशा में चालक तार के अंदर से धारा प्रवाहित हो रही है उस दिशा में क्या रहे, अपन का अंगूठा। तो ये जो उंगलियां घूमेगी, उंगलियों के घूमने की जो दिशा होगी वो क्या बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या करेगी, प्रदर्शित करेगी। जैसे मान लो इस चालक तार के अंदर धारा कैसी जा रही है, ऊपर की तरफ। तो इस चालक तार को अपन दाएं हाथ में इस प्रकार पकड़ेंगे कि जो अंगूठा है वो धारा की दिशा में रहेगा। धारा देखो नीचे से कहाँ जा रही है, ऊपर, तो अंगूठा कैसे रहेगा, धारा की दिशा में। अब मेरी जिधर उंगलियां घूमेगी, जिधर मेरी क्या घूमेगी, उंगलियों के घूमने की दिशा ही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या करेगी, प्रदर्शित करेगी। तो देखो उंगलियां ऐसे घूम रही है ना, तो इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा उसकी दिशा किस प्रकार से होगी, इस प्रकार से होगी। कैसे होगी, इस प्रकार।
जैसे मान लो ये पेन है, इस पेन के अंदर क्या हो रही है, धारा नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। कैसे जा रही है, नीचे से ऊपर की तरफ। तो इस फैन के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, इस पेन के चारों तरफ जो चुंबकीय बल रेखाएं निकलेगी, उन चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा अपन को ज्ञात करनी है। तो ये जो पेन है इसके अंदर धारा नीचे से ऊपर जा रही है, तो इसको दाएं हाथ में इस प्रकार पकड़ना है कि अंगूठा किस दिशा में रहे, धारा की दिशा में। तो पेन के अंदर धारा नीचे से ऊपर की जा रही है, तो अंगूठा कहाँ रहेगा, मेरा ऊपर। अब मेरी जिधर उंगलियां घूमेगी वही क्या हो जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो मेरी उंगलियां ऐसे घूम रही है ना, तो इस चालक तार के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो कौन सी होगी, आपकी इस डायरेक्शन में होगी। अगर इस चालक तार के अंदर धारा मान लो ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है, कैसे जा रही है, ऊपर से नीचे की तरफ। अब इस चालक तार को मैं दाएं हाथ में पकड़ूंगा तो इस प्रकार पकड़ेंगे, क्योंकि अंगूठा अपन का किस दिशा में होना चाहिए, धारा की दिशा में। जब ये अंगूठा धारा की दिशा में रहेगा तो अब उंगलियां इस प्रकार से घूम रही है, तो अब जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा वो पहले की विपरीत दिशा के अंदर क्या होगा, आपका पैदा होगा। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम या दाएं हस्त नियम क्या होता है, सीधे धारावाही चालक तार के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए अपन इसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। इसमें जो अंगूठा होता है वो धारा की दिशा में रहता है, और उंगलियों के घूमने की दिशा क्या बताती है अपन को, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या करती है, ये प्रदर्शित करती है। तो ये हो गया आपका फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। दाएं हाथ के नियम में क्या होता है, जो अंगूठा होता है, अंगूठा क्या होता है, चालक तार में प्रवाहित धारा की दिशा में रहता है। अंगूठा किस दिशा में रहता है, चालक तार के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा में। तो उंगलियों के घूमने की दिशा, उंगलियों के जो घूमने की दिशा है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। क्या फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या कहता है कि अंगूठा यदि चालक के तार के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा में होगा, तो जो दाएं हाथ की जो उंगली है उनके घूमने की दिशा क्या बताएगी अपन को, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो सीधे धारावाही चालक पदार्थ के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है वो चुंबकीय क्षेत्र कौन सा होता है, संकेंद्रीय होता है। कौन सा होता है, संकेंद्रीय। दायां हस्त नियम क्या होता है, अंगूठे को अपन चालक तार के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा में रखेंगे तो जिधर अपनी उंगलियां घूमेगी वो उंगलियों के घूमने की दिशा अपन को क्या करेगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। दूसरा जो नियम आता है इसके अंदर, दूसरा नियम है कॉर्क का स्क्रू नियम। कॉर्क का स्क्रू नियम, स्क्रू क्या होता है, देखो ऐसा होता है ना, यहाँ पर क्या होती है, इसके ऊपर थ्रेड कटी होती है, तो ये क्या होगी, स्क्रू की नोक हो गई। क्या हो गई, स्क्रू की नोक। तो कॉर्क का स्क्रू नियम क्या कहता है कि ये जो स्क्रू है, स्क्रू की नोक को अपन को इस प्रकार रखना है कि इस स्क्रू की नोक को कैसे रखना है, अपन को धारा की दिशा में रखना है। जैसे मान लो ये चालक तार था, इस चालक तार के अंदर धारा इस दिशा में प्रवाहित हो रही है, तो जो स्क्रू है, स्क्रू की नोक को अपन क्या करेंगे, धारा की दिशा में रखेंगे। अब धारा की दिशा में रखते हुए इस स्क्रू को अपन को दाएं हाथ में पकड़ कर, जैसे मान लो ये आपका स्क्रू है, ये क्या है, स्क्रू की नोक है। मान लो धारा है जो इस बोर्ड के अंदर की तरफ जा रही है, धारा कैसे जा रही है, बोर्ड के अंदर की तरफ, धारा की दिशा अंदर की तरफ है। तो स्क्रू की जो नोक है उसको धारा की दिशा में रखते हुए जिधर धारा बह रही है उस दिशा में स्क्रू की नोक को क्या करेंगे, अपन रखेंगे। स्क्रू की नोक को धारा की दिशा में रखते हुए दाएं हाथ में पकड़कर इस स्क्रू को इस प्रकार अपन घुमाएंगे कि ये इसको घुमाने पर ये क्या करे, धारा की दिशा में ही आगे क्या होगा, आपका बढ़े। तो इस स्क्रू को मैं जब ऐसे घुमाऊंगा, यूँ घुमाऊंगा, तब ये स्क्रू क्या जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा, मतलब धारा की दिशा में जाएगा। तो जिधर आपका स्क्रू घूमेगा, जिधर क्या होगा, आपका स्क्रू घूमेगा, वही क्या हो जाएगी, आपके अंदर चुंबकीय
क्षेत्र की क्या हो जाएगी, आपकी दिशा हो जाएगी। मान लो धारा कैसे जा रही है, अंदर की तरफ, तो स्क्रू की नोक को कहाँ रखेंगे, धारा की दिशा में। धारा की दिशा में रखकर दाएं हाथ से स्क्रू को अपन इस प्रकार घुमाएंगे कि ये स्क्रू को घुमाने पर स्क्रू क्या करे, धारा की दिशा में आगे बढ़े। तो जिधर आपका स्क्रू घूमेगा वही क्या हो जाएगी, आपके चुंबकीय क्षेत्र की क्या हो जाएगी, दिशा हो जाएगी। जैसे मान लो ये स्क्रू है, इसके अंदर धारा मान लो नीचे की तरफ जा रही है, तो स्क्रू की नोक को अपन कैसे रखेंगे, नीचे की तरफ। फिर इसको दाएं हाथ में पकड़कर इसको क्या करेंगे, अपन घुमाएंगे। घुमाने पर ये स्क्रू कैसे होना चाहिए, धारा की दिशा में ही क्या होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। यदि ये धारा की दिशा में आगे बढ़ेगा तो जिधर आपका स्क्रू घूमेगा वो स्क्रू के घूमने की दिशा ही क्या होगी, आपकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। तो जो दूसरा नियम है सीधे धारावाही चालक पदार्थ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का, जो दूसरा नियम है वो दूसरा नियम क्या है, कॉर्क का स्क्रू नियम है। क्या है, कॉर्क का स्क्रू नियम। तो देखो कॉर्क का स्क्रू नियम क्या होता है, इसके अंदर लिखना है आपको, स्क्रू की नोक को धारा की दिशा में रखते हुए स्क्रू की नोक को किस दिशा में रखना है, जिधर धारा प्रवाहित हो रही है उधर धारा की दिशा में अपन को क्या रखना है, स्क्रू की नोक को। तो स्क्रू की जो नोक है उसको धारा की दिशा में रखते हुए इस प्रकार घुमाए, इस प्रकार घुमाए कि वो क्या हो, धारा की दिशा में आगे बढ़े, कि वो धारा की दिशा में आगे बढ़े। तो स्क्रू के घूमने की दिशा, स्क्रू के घूमने की जो दिशा होगी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। क्या, स्क्रू की जो नोक है उसको धारा की दिशा में रखते हुए इस प्रकार घुमाना है कि स्क्रू को घुमाने पर वो क्या हो, धारा की दिशा में आगे बढ़े। तो जिधर आपका स्क्रू घूमेगा वही क्या होगी, आपकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो जो सीधे धारावाही चालक पदार्थ है उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए दो नियम है, एक तो दायां हस्त नियम और दूसरा है कॉर्क का स्क्रू नियम। दायां हस्त नियम में तो क्या होता है, जिस चालक पदार्थ के अंदर धारा प्रवाहित हो रही है उस चालक पदार्थ को दाएं हाथ में इस प्रकार पकड़ना है कि अंगूठा धारा की दिशा में रहे। अंगूठा क्या रहे, धारा की दिशा में। तो जिधर अपनी उंगलियां घूमेगी इन उंगलियों के घूमने की दिशा क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। दूसरा क्या है, कॉर्क का स्क्रू नियम है। कॉर्क का स्क्रू नियम क्या होता है, जो स्क्रू की नोक है उस स्क्रू की नोक को धारा की दिशा में रखते हुए इस प्रकार घुमाना है कि स्क्रू को अपन जब घुमाए तो घूमने पर वो क्या हो, धारा की दिशा में ही क्या हो, आपका आगे बढ़े। तो जिधर आपका स्क्रू घूमेगा उस स्क्रू के घूमने की दिशा ही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या करती है, आपकी प्रदर्शित करती है। अगला जो नियम है वो है किसी कुंडली के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना। किसकी, कॉइल या सोलेनाइड। तो कॉइल या सोलेनाइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के भी कितने नियम है, दो नियम है। कितने नियम है, दो। पहला है हेलिक्स का नियम और दूसरा है किसका, सिरे का नियम। तो सबसे पहले देखते हैं अपन किसका, हेलिक्स का नियम। किसका नियम देखते हैं, हेलिक्स का नियम। दूसरा है आपका कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना। कुंडली के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना, माना। इसके अंदर दो नियम है। पहला है कौन सा, आपका हेलिक्स का नियम। पहला क्या है, हेलिक्स का नियम। देखो हेलिक्स का नियम क्या है, ये माना एक कुंडली है,
ये क्या है, कुंडली है। इस कुंडली के अंदर धारा मान लो इस दिशा में प्रवाहित हो रही है। तो देखिए जैसे धारा जाएगी तो यहाँ से उतरी धारा यहाँ से कहाँ आएगी, नीचे, फिर यहाँ से कहाँ जाएगी, ऊपर, फिर यहाँ से क्या आएगी, नीचे, फिर यहाँ से कहाँ जाएगी, ऊपर, फिर नीचे, यहाँ से ऊपर जाएगी ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे। इस प्रकार से धारा प्रवाहित होती हुई इसके अंदर से क्या हो जाएगी, धारा प्रवाहित होगी। तो हेलिक्स का नियम क्या होता है, जिस कुंडली के अंदर धारा प्रवाहित हो रही है उस कुंडली को अपन को दाएं हाथ में इस प्रकार पकड़ना है। जैसे मान लो ये पेन है, इसके चारों तरफ ऐसे कुंडली लिपटी हुई है। अब इस कुंडली के अंदर जो धारा जा रही है वो इस तरफ से होते हुए ऐसे जा रही है। कैसे जा रही है कुंडली के अंदर धारा, इस प्रकार। तो इस कुंडली को दाएं हाथ में इस प्रकार पकड़ना है कि अपन की जो अंगुलियां हैं, धारा देखो यहाँ से ऐसे आ रही है और ऐसे जा रही है, मतलब धारा यहाँ से नीचे की तरफ जा रही है। तो कुंडली को दाएं हाथ में इस प्रकार पकड़ना है कि जो उंगलियां होगी वो उंगलियां धारा की दिशा में रहे। उंगलियां कैसे हो, धारा की दिशा में। तो धारा इधर से घूम के ऐसे जा रही थी, तो उंगलियां ऐसे रहेगी ना, क्योंकि धारा की दिशा ऊपर से कहाँ जा रही है, नीचे की तरफ। तो कुंडली को दाएं हाथ में इस प्रकार पकड़ना है कि जो आपकी उंगलियां हैं वो उंगलियां कैसे रहे, धारा की दिशा में। तो जिधर आपका अंगूठा होगा वो अंगूठा किसको प्रदर्शित करेगा, उस कुंडली के उत्तरी ध्रुव को प्रदर्शित करता है। क्या, कुंडली को दाएं हाथ में इस प्रकार पकड़ना है कि जो उंगलियां हैं वो धारा की दिशा में रहे। अंगुलियां कैसे रहे, कुंडली के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा में रहे। तो ये जो अंगूठा होगा, ये अंगूठा अपन को उसके क्या करता है, उत्तरी ध्रुव को प्रदर्शित करता है। कैसे प्रदर्शित करता है, उत्तरी ध्रुव को। अब देखो यहाँ से चुंबकीय बल रेखा कैसे आ रही है, ये इस लाइन में नीचे की तरफ जा रही है और यहाँ से कैसे जा रही है, ऊपर की तरफ। तो यहाँ से इस कुंडली को अपन किस प्रकार से पकड़ेंगे, ऐसे पकड़ेंगे, क्योंकि अंदर वाले टर्न में धारा कैसे जा रही है, नीचे की तरफ। तो धारा जैसे ऐसे नीचे की तरफ जाएगी तो ये जो सिरा होगा, ये तरफ जो अंगूठा होगा, वो अंगूठा क्या करेगा, इसके उत्तरी ध्रुव को प्रदर्शित करेगा। मतलब कुंडली का ये सिरा क्या होगा, आपका एन होगा। कौन सा होगा, एन। और जब ये सिरा एन है तो ये सिरा कौन सा होगा, आपका एस होगा। क्या होगा, एस। तो हेलिक्स का नियम क्या कहता है, जिस कुंडली के अंदर धारा प्रवाहित हो रही है उस कुंडली को दाएं हाथ में इस प्रकार पकड़ना है कि जो अपन की अंगुलियां हैं वो कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा में रहे। तो ये जो अंगूठा होता है, ये अंगूठा अपन को उस कुंडली के उत्तरी ध्रुव को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो हेलिक्स का नियम क्या कहेंगे, धारावाही कुंडली। धारावाही कुंडली मतलब जिस कुंडली के अंदर क्या हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है। धारावाही कुंडली को दाएं हाथ में इस प्रकार पकड़े कि जो उंगलियां हैं वो क्या हो, धारा की दिशा में रहे। धारा की दिशा में रहे तो अंगूठा क्या करेगा, या अंगूठे की दिशा कौन से ध्रुव को प्रदर्शित करेगी, उत्तरी ध्रुव को इंगित करती है। जिधर आपका अंगूठा होगा उधर कौन सी दिशा, कौन सा ध्रुव होगा, उत्तरी ध्रुव। तो कुंडली को दाएं हाथ में इस प्रकार पकड़ना है कि जो उंगलियां हैं वो क्या रहे, धारा की दिशा में रहे। तो आपका जो अंगूठा होगा वो अंगूठा उस कुंडली के कौन से ध्रुव को प्रदर्शित करेगा, उत्तरी ध्रुव को। ये किसका नियम है, आपका हेलिक्स का नियम। जो कुंडली होती है उस कुंडली के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है उसको ज्ञात करने का जो दूसरा नियम है वो है आपका हेलिक्स। हेलिक्स का नियम तो अभी अपन ने देखा था। दूसरा जो नियम है वो है आपका सिरे का नियम। बी कौन सा है आपका, सिरे का नियम। सिरे का नियम क्या होता है, जैसे मान लो ये कुंडली है, एक कुंडली आपकी इस प्रकार से है और एक कुंडली आपकी इस प्रकार से है। ये दो कुंडली है, इन दोनों कुंडलियों में एक में धारा इधर से जा रही है, दोनों में। तो देखो यहाँ से जो धारा जाएगी वो कुछ इस प्रकार से होती हुई जाएगी
और यहाँ से जो धारा जाएगी वो कुछ इस प्रकार से होते हुए जाएगी। जाएगी नहीं जाएगी। सिरे का नियम क्या कहता है, ये जो कुंडली है इस कुंडली के किसी भी एक सिरे को, एक सिरे के अंदर जो एक टर्न है उस टर्न को अपन को क्या करना है, ध्यान से देखना है। ये एक टर्न है इस कुंडली का, इस टर्न्स को अपन को क्या करना है, ध्यान से देखना है। तो ये टर्न्स था कुंडली का, इस टर्न्स के अंदर जो धारा प्रवाहित हो रही है, ये धारा कौन सी दिशा में प्रवाहित हो रही है, आपकी घड़ी की दिशा में प्रवाहित हो रही है। कौन सी दिशा में, घड़ी की दिशा में, क्योंकि घड़ी की सुई ऐसे घूमती है ना। तो ये धारा कौन सी दिशा में प्रवाहित हो रही है, घड़ी की दिशा में। जब घड़ी की दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है तो इसको क्या बोलेंगे अपन, दक्षिणावर्त बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, धारा की दिशा कैसी है यहाँ पर, दक्षिणावर्त है। कैसी है, दक्षिणावर्त। लेकिन इस कुंडली का ये जो सिरा है, इस कुंडली के इस सिरे को अपन जब ध्यान से देखेंगे तो इस सिरे के अंदर जो धारा प्रवाहित हो रही है कुछ इस प्रकार से प्रवाहित हो रही है, ऐसे घड़ी की विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही है। मतलब इसके अंदर जो धारा प्रवाहित हो रही है वो कौन सी प्रवाहित हो रही है, वामावर्त प्रवाहित हो रही है। कैसी प्रवाहित हो रही है, वामावर्त। सिरे का नियम क्या है, किसी भी कुंडली है उस कुंडली के एक सिरे को अपन को ध्यान से देखना है और उस सिरे के अंदर अपन को धारा प्रवाह की दिशा को देखना है कि धारा किस दिशा में प्रवाहित हो रही है। जैसे इस कुंडली के एक सिरे में धारा कौन सी प्रवाहित हो रही है, दक्षिणावर्त। जबकि इस कुंडली के इसी सिरे के अंदर जो धारा प्रवाहित हो रही है वो कौन सी हो रही है, आपकी वामावर्त प्रवाहित हो रही है। कौन सी हो रही है, वामावर्त। तो यदि इस सिरे के अंदर धारा कौन सी दिशा में प्रवाहित हो रही है, दक्षिणावर्त दिशा में प्रवाहित हो रही है, तो ये जो सिरा है वो किसको प्रदर्शित करेगा, आपके दक्षिणी ध्रुव को। मतलब कुंडली का ये सिरा कौन सा होगा, आपका दक्षिणी। ये दक्षिणी, तो ये कौन सा हो जाएगा, आपका उत्तरी हो जाएगा। ऐसे कैसे, इस कुंडली के जब अपन इस सिरे को देखते हैं तो इस सिरे के अंदर जो धारा प्रवाहित हो रही है वो कौन सी हो रही है, वामावर्त प्रवाहित हो रही है। और जब इस कुंडली के इस सिरे में धारा वामावर्त दिशा में प्रवाहित हो रही है तो कुंडली का ये जो सिरा होगा वो क्या करेगा, आपके उत्तरी ध्रुव को प्रदर्शित करेगा। कौन से ध्रुव को प्रदर्शित करेगा, उत्तरी ध्रुव को। मतलब ये कुंडली का एन होगा और ये क्या होगा, कुंडली का आपका एस होगा। तो कुंडली के एक सिरे को, कुंडली के सिरे पर किसी भी एक फेरे के अंदर धारा की दिशा यदि क्या प्रवाहित हो रही है, दक्षिणावर्त प्रवाहित हो रही है, तो कुंडली का वो सिरा कौन सा सिरा होगा, आपका दक्षिणी सिरा होगा। और यदि कुंडली के अंदर जो धारा है वो वामावर्त दिशा के अंदर प्रवाहित हो रही है तो कुंडली का वो सिरा कौन सा होगा, आपका उत्तरी ध्रुव होगा। कौन सा होगा, उत्तरी ध्रुव। ये किसका नियम है, आपका सिरे का नियम है। किसका नियम है, सिरे का नियम। तो देखो सिरे के नियम के अंदर क्या लिखना है, कुंडली के एक सिरे पर प्रवाहित धारा की दिशा दक्षिणावर्त होने पर कुंडली का वह सिरा दक्षिणी ध्रुव होगा। यदि कुंडली के एक सिरे को अपन ने क्या किया, देखने पर यदि उसके अंदर धारा दक्षिणावर्त दिशा में होगी तो कुंडली का वो सिरा कौन सा होगा, आपका दक्षिणी ध्रुव। और यदि कुंडली के एक सिरे में प्रवाहित धारा वामावर्त दिशा में, वामावर्त होने पर कुंडली का वह सिरा उत्तरी ध्रुव को प्रदर्शित करता है।
क्या यदि कुंडली के अंदर धारा कैसे बहेगी, दक्षिणावर्त होगी तो वो सिरा कौन सा होगा, दक्षिणी ध्रुव, और यदि धारा वामावर्त होगी तो वो सिरा कौन सा होगा, आपका उत्तरी ध्रुव होगा। तो ये था किसी भी कुंडली के अंदर पैदा होने वाले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम। तो धारावाही जो सीधा धारावाही चाल है, सीधा तार है, उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के कितने नियम है, 2। और कुंडली के अंदर भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के कितने नियम है, 2। धारावाही के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम पढ़े अपन ने दाएं हस्त नियम, और दूसरा पड़ा कॉर्क का स्क्रू नियम। वैसे ही कुंडली के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए भी अपन ने 2 नियम पढ़े। पहला जो नियम था वो था हेलिक्स का नियम, और दूसरा नियम था किसका, आपका सिरे का नियम। कौन सा था, सिरे का नियम। तो ये हो गया किसी भी सीधे धारावाही या फिर किसी भी कुंडली के अंदर पैदा होने वाले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अपन किस प्रकार ज्ञात करें, तो उनकी दिशा ज्ञात करने के क्या हो गए, आपके नियम हो गए। अब इस चैप्टर का आपका लास्ट टॉपिक है, वो है चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण। ये चुंबक वाले चैप्टर का आपका लास्ट टॉपिक है। फिर ये चुंबक वाला चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, और इस चुंबक वाले चैप्टर के पश्चात अपन स्टार्ट करने वाले हैं अब अपनी मशीन, जो सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किसके अंदर से पूछे जाते हैं, मशीन्स के अंदर से हो जाए। और मशीन्स के अंदर जो अपन पहला चैप्टर लेंगे वो लेंगे अपन का कौन सा, ट्रांसफॉर्मर। क्या लेंगे, ट्रांसफॉर्मर। तो ये चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण अपने इस चैप्टर का कौन सा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है। चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण। तो ये जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं ये, 3 प्रकार के। पहला है आपका फेरो मैग्नेटिक पदार्थ। पहले कौन सा है आपका, फेरो है। दूसरा क्या है, पैरा मैग्नेटिक मटेरियल या मैग्नेटिक पदार्थ, फेरो, पैरा। और जो तीसरा नंबर का है वो कौन सा है आपका, डाया, डाया चुंबकीय पदार्थ। फेरो चुंबकीय पदार्थ, पैरा चुंबकीय पदार्थ, और तीसरा है आपका कौन सा, डाया। ये जो फेरो चुंबकीय पदार्थ होते हैं इसको बोलते हैं क्या, फेरो चुंबकीय पदार्थ को अपन लोह चुंबकीय पदार्थ के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, लोह चुंबकीय पदार्थ को। ऐसे किसी जो पैरा चुंबकीय पदार्थ है उसका दूसरा नाम है आपका क्या, अनुचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ। और जो डाया चुंबकीय पदार्थ है इसको बोलते हैं अपन क्या, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। क्या बोलते हैं इसको, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं आपके, 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है फेरो, दूसरा होता है पैरा, और तीसरा होता है कौन सा, डाया। सबसे पहले देखते हैं फेरा मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है। फेरा मैग्नेटिक मटेरियल ऐसे पदार्थ होते हैं जिन पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये पदार्थ क्या बन जाते हैं, आपके चुंबक बन जाते हैं। जिन पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये पदार्थ क्या बन जाए, चुंबक बन जाए, वो पदार्थ कौन से पदार्थ कहलाएंगे आपके, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को जैसे अपन चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखेंगे तो ये पदार्थ क्या बन जाएंगे, चुंबक बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, चुंबक। पैरा या अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, पैरा या अनुचुंबकीय पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जिनको अपन चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबक नहीं बनते। फेरो तो क्या बन जाते हैं, चुंबक, लेकिन पैरा क्या होते हैं, चुंबक नहीं बनते। चुंबक तो नहीं बनते लेकिन इनमें से गुजरने वाली जो चुंबकीय बल रेखाएं उनकी संख्या को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। मतलब जो पैरा मैग्नेटिक मटेरियल होता है उनके अंदर रिलैक्टेंस का मान क्या होता है, कम। जब रिलैक्टेंस कम होगा तो चुंबकीय बल रेखा क्या गुजरेगी, आपकी ज़्यादा गुजरेगी। तो पैरा मैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर से क्या हो जाती है, गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, लेकिन ये पदार्थ चुंबक नहीं बनते। तीसरा है आपका डाया चुंबकीय पदार्थ। डाया चुंबकीय पदार्थ वो पदार्थ होते हैं
जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये क्या कर देते हैं, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में क्या कर देते हैं, कमी। मतलब चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। अर्थात डाया चुंबकीय पदार्थों के अंदर रिलैक्टेंस का मान क्या होता है, ज़्यादा, क्योंकि रिलैक्टेंस क्या करता है, चुंबकीय फ्लक्स की गति का क्या करता है, विरोध। अगर रिलैक्टेंस ज़्यादा होगा तो चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होगा, कम, और यदि रिलैक्टेंस कम होगा तो चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होगा आपका, ज़्यादा। तो फेरो चुंबकीय पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये क्या बन जाते हैं, चुंबक। ये क्या करते हैं, चुंबक तो नहीं बनते लेकिन चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। ये क्या करते हैं, ना तो चुंबक बनते हैं बल्कि क्या करते हैं, जो चुंबकीय बल रेखा थी उनकी संख्याओं को क्या कर देते हैं, ये घटा देते हैं। तो पहला क्या लिखना है, इन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, इन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये चुंबक बन जाते हैं। क्या, इन पदार्थों को जब अपन चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो ये पदार्थ क्या बन जाते हैं, आपके चुंबक बन जाते हैं। दूसरा, पैरा क्या होते हैं, इन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, इन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। जैसे ही इनको चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो ये चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। डाया क्या होते हैं, इन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। ये पदार्थ खुद चुंबक बन जाते हैं, ये चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को बढ़ाते हैं, और ये क्या करते हैं, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। इनकी जो चुंबकशीलता होती है, चुंबकशीलता का मान क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा, लगभग 100 के समथिंग होता है। चुंबकशीलता का मान क्या होता है, सबसे ज़्यादा। इनकी जो चुंबकशीलता है, इनकी जो चुंबकशीलता होती है वो इकाई से क्या होती है, अधिक होती है। फेरो की तुलना में कम होती है लेकिन डाया की तुलना में ज़्यादा होती है। और इनकी जो चुंबकशीलता है उसका मान क्या होता है, बहुत ही कम होता है। चुंबकशीलता का मान अत्यधिक कम होता है, या फिर चुंबकशीलता का मान क्या होता है, बहुत ही कम होता है। तो फेरो पदार्थों के अंदर चुंबकशीलता का मान सबसे ज़्यादा होता है। पैरा के अंदर है जो चुंबकशीलता का मान उनसे क्या होता है, कम, और डाया के अंदर क्या होता है, चुंबकशीलता का मान क्या होता है, सबसे ज़्यादा। ये जो फेरो चुंबकीय पदार्थ हैं इनका जो उदाहरण है, उदाहरण क्या है, लोहा, निकिल, कोबाल्ट और इनकी मिश्र धातु, इनकी मिश्र धातुएं, इनकी मिश्र धातुएं सभी धातुएं क्या है, आपके फेरो चुंबकीय पदार्थ है, या फिर लोह चुंबकीय पदार्थ, जैसे लोहा, निकिल, कोबाल्ट, इनके क्या हो गए, आपके उदाहरण हो गए। ऐसे कैसे, पैरा के अंदर क्या हो जाएगा, पैरा के अंदर आएगा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, तांबा, चांदी और हवा। ये सब क्या होंगे, आपके पैरामैग्नेटिक मटेरियल होंगे। कौन से होंगे, पैरा या फिर अनुचुंबकीय पदार्थ होंगे। ऐसे कैसे डाया चुंबकीय पदार्थ क्या होंगे, डाया चुंबकीय पदार्थों का जो उदाहरण है वो है एंटीमनी, बिस्मिथ और जल। एंटीमनी, बिस्मिथ और जल, ये सब क्या है, आपके डायामैग्नेटिक मटेरियल है।
तो चुंबकीय पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं आपके? 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है फेरोमैग्नेटिक, दूसरा होता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल और तीसरे होते हैं डाया। मतलब लोह चुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और प्रतिचुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय पदार्थ कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, लोह चुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और प्रतिचुंबकीय पदार्थ। लोह चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? इन पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये पदार्थ क्या बन जाते हैं? आपके चुंबक बन जाते हैं। लोह चुंबकीय पदार्थों को जैसे अपन चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखेंगे तो ये लोह चुंबकीय पदार्थ क्या बन जाते हैं? आपके चुंबक बन जाते हैं। इनकी जो चुंबकशीलता है उसका मान क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा होता है। इनकी चुंबकशीलता का मान क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा। उदाहरण क्या क्या है? लोहा, निकिल, कोबाल्ट और इन तीनों से बनने वाली मिश्र धातुएं। ये सब धातुएं किसके अंदर आएगी? लोह चुंबकीय पदार्थों की श्रेणी में आती है। दूसरा है आपका अनुचुंबकीय पदार्थ। इन पदार्थों को जब अपन चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो ये पदार्थ चुंबक तो नहीं बनते हैं, लेकिन क्या होते हैं? ये चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। वो पदार्थ कौन से पदार्थ कहलाते हैं? आपके अनुचुंबकीय पदार्थ। इन पदार्थों की जो चुंबकशीलता है उसका मान इकाई से क्या होता है? ज़्यादा होता है। उदाहरण है इनके एल्युमिनियम, उदाहरण क्या क्या है? एल्यूमिनियम, तांबा, चांदी और हवा। ये सब किसके उदाहरण हैं? आपके अनुचुंबकीय पदार्थ के। ऐसे कैसे प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? इन पदार्थों को जब अपन चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो ये चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। इनकी जो चुंबकशीलता है इसका मान क्या होता है? बहुत ही कम होता है। एक से भी क्या होता है? कम होता है। उदाहरण है आपका एंटीमनी, बिस्मिथ और जल। ये सब क्या है? आपके 3 प्रकार के क्या है? चुंबकीय पदार्थ हैं। तो फ्रेंड, आपका जो मैग्नेटिक वाला चैप्टर है यानी कि चुंबक वाला जो चैप्टर था आपका आज कंप्लीट हो चुका है। अपन ने अभी तक 2 चैप्टर पढ़े, एक तो बेसिक विद्युत और दूसरा पढ़ा है अपन ने चुंबक। अब अपन जो अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो करेंगे अपन की मशीन्स के अंदर, क्योंकि ये दोनों चैप्टर हैं जो आगे जितनी भी मशीन्स पढ़ेंगे उन सभी मशीनों के अंदर इन दोनों चैप्टरों का बहुत बड़ा रोल होगा। मतलब जितने भी नियम अपन ने पढ़े, फेराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम पढ़ा, या फिर लेंज का नियम पढ़ा, या फिर चुंबकीय फ्लक्स पढ़ा, या चुंबकीय बल रेखाएं पढ़ी, या चुंबकीय वाहक बल पढ़ा, ये सब परिभाषाएं आपके जो आगे मशीन्स पढ़ेंगे उन मशीन्स के अंदर बहुत ज़्यादा काम में आने वाली है। तो फ्रेंड्स, आज का ये जो मैग्नेट वाला चैप्टर था अपना कंप्लीट हो चुका है और अपन कल से हैं जो अपन मशीन से स्टार्ट करेंगे। और मशीन्स के अंदर अपन का जो पहला चैप्टर होगा वो होगा ट्रांसफॉर्मर। तो कल अपन ट्रांसफॉर्मर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, पहले आप इन दोनों चैप्टरों की अच्छी तरह प्रैक्टिस करें ताकि जो मशीन्स वाला चैप्टर है उसके अंदर इन चैप्टरों को समझने में कोई समस्या नहीं हो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।